ड्राइवर ड्राइवर, ये बैग गाड़ी में रखो और जल्दी से गाड़ी निकालो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। फॉर्मल ड्रेस पहने हुए अनिका जावेरी अपने बेडरूम की ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर बोली, लेकिन उसे किसी की भी हरकत सुनाई नहीं दी। ये ड्राइवर कहाँ मर गया? नक्श भी सुबह से गायब है। काम के वक्त पता नहीं ये सब कहाँ चले जाते हैं। बड़बड़ाते हुए अनिका ने आईने में देखकर जल्दी से अपने बालों को एक और बार संवारा और पीछे मुड़कर देखा तो वहां ड्राइवर की जगह नक्श खड़ा था। अनिका ने उसे घूर कर देखा तो नक्श ने झिझकते हुए कहा, अनिका, मैं कल गया था रमनीक भाई जूलर्स के पास, लेकिन तुम्हारा सेट रेडी नहीं था। उन्होंने कहा कि शायद 1-2 दिन और। इससे पहले कि नक्श आगे कुछ कह पाता, अचानक से ड्राइवर भागते हुए वहां आया और बोला, सॉरी मैडम, थोड़ा लेट हो गया। ये सुनते ही अनिका आग बबूला होकर बोली, कोई काम एक बार में क्यों नहीं होता तुम लोगों से? दिन भर बस टाइम पास करते रहते हो। मजाल है जो तुम लोग कोई काम ढंग से पूरा कर दो, बस बहाने बनाने आते हैं। सब के सब एक जैसे हैं, काम चोर। ये कहते हुए अनिका ने नक्श की ओर देखा और नक्श ने तुरंत ही अपना चेहरा नीचे कर लिया। तभी ड्राइवर ने सर झुकाकर धीमी आवाज में कहा, सॉरी मैडम, आगे से ऐसा नहीं होगा। सॉरी माय फुट। ये कहने के बाद जैसे अनिका अपना बैग उठाने लगी तो नक्श अनिका की मदद करने के इरादे से बोला, लाओ मैं ले लेता हूँ। लेकिन इससे पहले कि नक्श बैग उठा पाता, अनिका ने बैग उठाकर ड्राइवर की तरफ बढ़ा दिया और नक्श को पूरी तरह से इग्नोर करके वो कमरे से निकल गई। नक्श चुपचाप खड़ा उसे कमरे से जाते देखता रह गया था। कुछ देर शांत खड़े रहने के बाद जैसे ही नक्श पीछे मुड़ा, उसकी नजर टेबल पर रखी एक फाइल पर पड़ी। जाहिर सी बात है, अनिका वो फाइल अपने बैग में रखना भूल गई थी। जैसे ही ये ख्याल नक्श को आया, वैसे ही उसने जल्दी से वो फाइल उठाई और अनिका के पीछे भागा। नक्श नीचे ड्राइंग रूम में पहुंचा तो उसने देखा अनिका किसी से फोन पर बात करती हुई हॉल से बाहर जा रही थी। जब हड़बड़ाते हुए नक्श तेजी से अनिका की तरफ बढ़ा तो वहीं पास में सोफे पर बैठी अनिका की कजन भाग्या की नजर उस पर पड़ी और ईविल स्माइल के साथ उसने नक्श के रास्ते में अचानक से अपनी टांग अड़ा दी। नक्श ने अपना बैलेंस खो दिया और वो सीधा जाकर अनिका की माँ चित्रा से टकरा गया, जो हाथ में ग्रीन टी लिए सोफे की तरफ बढ़ रही थी। नक्श की टक्कर से ग्रीन टी चित्रा के कपड़ों पर फैल गई थी। ये देखते ही नक्श के होश उड़ गए और चित्रा की आंखें फटी की फटी रह गई। वहीं दूसरी तरफ भाग्या ये देखकर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हुए बोली, ओ माय गॉड, ये क्या कर दिया तुमने? दूसरी तरफ नक्श चित्रा के गुस्से से पूरी तरह से वाकिफ था। उसे पता था कि अब उसकी शामत आना तय है। तुरंत ही नक्श ने माफी मांगते हुए कहा, सॉरी, वो मैं अनिका को फाइल देने जा रहा था और आप बीच में। इससे पहले कि नक्श अपनी बात कह पाता, चित्रा अपना आपा खोते हुए बोली, अच्छा तो मैं साहिबजादे के रास्ते में आ गई, इसमें भी मेरी ही गलती है ना? भाग्या को एक और मौका मिल गया और वो तुरंत ही चित्रा के पास गई। बड़ी माँ, आप ठीक तो हैं? अरे कोई जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, इस आदमी ने बड़ी माँ के ऊपर गरम गरम चाय गिरा दी। चित्रा ने भाग्या को शांत कराते हुए कहा, मेरी प्यारी बच्ची, तुझे कितनी फिक्र रहती है ना मेरी, लेकिन मैं ठीक हूँ, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। बस इस निठल्ले आदमी ने मेरी साड़ी खराब कर दी। ये सुनते ही भाग्या ने अपना फोकस चित्रा की तबीयत से हटाकर उसकी साड़ी की ओर घुमाया और वापस से राई का पहाड़ बनाते हुए बोली, शिट, बड़ी माँ की इतनी महंगी साड़ी खराब कर दी। अरे ये साड़ी तो एकदम एक्सक्लूसिव कलेक्शन की है ना बड़ी माँ? एक तरफ भाग्या बात का बतंगड़ बना रही तो दूसरी तरफ नक्श ने देखा कि अनिका वापस अंदर आ रही है। नक्श चित्रा को इग्नोर करते हुए अनिका की ओर बढ़ा और एकदम शांत आवाज में बोला, अनिका, तुम ये फाइल भूल गई। अनिका के कदम गुस्से से नक्श की ओर बढ़े और उसने नक्श के हाथ में से वो फाइल छीनी और दोबारा फोन पर बात करते हुए नक्श को देखे बिना ही घर से बाहर निकल गई। बस अनिका की एक प्यार भरी झलक के लिए तरस गया था नक्श। तभी ड्राइंग रूम में लगी टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश हुई। ब्रेकिंग न्यूज, गुजरात की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन फर्म का भविष्य खतरे में। क्या भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज इतने बड़े नुकसान से उभर पाएगा? अब कौन संभालेगा भानुशाली ग्रुप की बागडोर? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। यह आवाज कानों में पड़ते ही नक्श का ध्यान एकदम से टीवी की तरफ चला गया था। वहीं इतने में एक नौकर पानी लेकर चित्रा के पास आया। नक्श ने ट्रे में से पानी का ग्लास उठाया और चित्रा की साड़ी साफ करने लगा। चित्रा ने नक्श के हाथ से पानी का ग्लास छीना और अपना काम खुद करने लगी। लेकिन अभी चित्रा की भड़ास शांत नहीं हुई थी। बेवकूफ, एक काम भी ठीक से नहीं होता और अब क्या ठीक से चलना भी सिखाना पड़ेगा तुम्हें? अब यहाँ खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। इतना कहकर चित्रा भाग्या की तरफ मुड़ी
और बड़बड़ाने लगी। पता नहीं क्या सोचकर तेरे काका ने अनिका का हाथ इस आदमी के हाथ में दे दिया। हमारे तो भाग्य ही फूट गए। घर दामाद बनकर बस हमारी छाती पर मूंग दल रहा है। ये है जावेरी परिवार का घर। जावेरी परिवार सूरत की बड़ी बिजनेस फैमिलीज में से एक है। इस बड़े से शानदार घर में जावेरी खानदान का बड़ा परिवार रहता है और कई जॉइंट फैमिली की तरह इनके बीच में भी प्यार बस दिखावे का ही है। अक्सर यहाँ हर सुबह की शुरुआत ऐसे ही शोर शराबे से होती है और गलती चाहे हो या ना हो, इल्जाम हमेशा इस परिवार के दामाद यानी नक्श के सर पर ही आता है। पर नक्श ने कभी भी इस बात को दिल पर नहीं लिया। हर सुबह किसी और की गलती को अपने सर लेकर मुस्कुराते हुए वो अपने काम में लग जाता है। नक्श जो रुमाल से अपना हाथ पोंछ रहा था, चित्रा की बात सुनकर उसके हाथ रुक से गए। उसने चित्रा की तरफ देखा तो उसकी नजर वहीं पास में खड़े नौकर पर पड़ी जो नक्श को दया की नजर से देख रहा था। लेकिन नक्श के चेहरे पर एक शिकन भी नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और वो तुरंत ही ऊपर अपने कमरे की तरफ चल दिया था। सीढ़ियां चढ़ते हुए भी नक्श का ध्यान टेलीविजन पर चल रही ब्रेकिंग न्यूज पर था। वो भानुशाली ग्रुप के लॉस में होने की खबर सुनकर सोच में पड़ गया था। तभी चित्रा भी टीवी की वॉल्यूम बढ़ाते हुए बोली, हे माँ, भानुशाली ग्रुप तो सूरत का ही नहीं बल्कि पूरे गुजरात का सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर है। भला इनके साथ ऐसा कैसे हो सकता है? इनके साथ तो हम नया प्रोजेक्ट शुरू करने का सोच रहे थे। ये सुनकर तुरंत ही भाग्या ने कहा, बड़ी माँ परेशान क्यों हो रही हो सकता है ये हमारे लिए एक अच्छा साइन हो। मुझे लगता है कि हमें इनके नए सीईओ के साथ डील करने की कोशिश करनी चाहिए। यही सब सोचते हुए नक्श अपने कमरे में आईने के सामने खड़ा खुद को देख रहा था। नक्श के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी जो उसकी आंखों की चमक को और बढ़ा रही थी। तभी नक्श की नजर ड्रेसिंग टेबल पर रखी अनिका के पिता रसिक जावेरी की एक तस्वीर पर पड़ी और उसको देखते हुए नक्श ने कहा, गुरुजी देख रहे हैं आपके एक वादे के चक्कर में क्या क्या सहना पड़ रहा है। आप जाते जाते अनिका का हाथ मेरे हाथ में देकर मुझे झेलने के लिए अकेला इस घर में छोड़ गए। पर मैं भी ढीठ हूं। आपकी बीवी चित्रा को तो मैं हंसते हंसते झेल जाऊंगा। बस आपकी बेटी अनिका का दिल जीतना ही असली चुनौती है। लेकिन आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, उसके दिल में मैं अपनी जगह बना कर ही रहूंगा। एक तरफ नक्श अपने गुरुजी से बात करने में लगा था तो दूसरी तरफ नक्श का मोबाइल जो बेड पर साइलेंट मोड पर था वो लगातार वाइब्रेट कर रहा था। मगर नक्श तो अपने ही ख्यालों में गुम था, इसलिए उसका ध्यान ही नहीं गया और वो बाथरूम में शावर लेने चला गया। नहाते हुए भी नक्श के दिमाग में बस भानुशाली ग्रुप ही चल रहा था। नक्श इस बात से अनजान था कि उसके फोन पर किसका कॉल आ रहा है। लेकिन यकीन मानिए वो कॉल नक्श की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। बस नक्श को फोन उठाने की देर थी। नहाने के बाद जब नक्श बाथरूम से बाहर आया तो उसका फोन दोबारा वाइब्रेट होने लगा। लेकिन इससे पहले कि नक्श को एहसास होता, इस बार भी फोन कट गया था। कपड़े चेंज करने के बाद आखिरकार जब नक्श ने अपना मोबाइल उठाकर देखा तो उसमें एक ही नंबर से 40 मिस्ड कॉल्स और 10 टेक्स्ट मैसेजेस थे। ये देखकर नक्श हैरान रह गया और तुरंत ही उसने मैसेजेस खोलकर पढ़ना शुरू किया। नक्श प्लीज फोन उठा लो। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे अब भी नाराज हो, मगर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज मुझसे एक बार बात कर लो। ऐसे कई सारे मैसेजेस थे और उन सभी को पढ़ने के बाद नक्श ने अपना फोन बेड पर फेंका और गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोला, वाह, 2.5 साल बाद अपनी गलती का एहसास हो रहा है। आज का दिन तो वाकई बहुत अजीब है। अभी नक्श उन मैसेजेस के बारे में सोच ही रहा था कि इतने में उसी नंबर से एक बार और कॉल आया और इस बार नक्श ने इग्नोर ना करते हुए कॉल उठाया और अपनी धीमी आवाज में बोला, हेलो। कुछ देर तक फोन के दोनों एंड पर सन्नाटा पसरा रहा और फिर दूसरी ओर से किसी बूढ़े आदमी की आवाज आई, हेलो नक्श बेटा। कुछ सेकंड्स तक नक्श खामोश रहा और उसके बाद कड़क अंदाज में बोला, हेलो मिस्टर यशवर्धन। अपना नाम सुनकर वो बूढ़ा आदमी थोड़ा सकपकाया, लेकिन यशवर्धन ने फिर से प्यार से शुरुआत की, कैसे हो तुम? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है बेटा। उस आदमी की बात सुनकर तुरंत ही नक्श ने एक तंज कसते हुए कहा, अच्छा, आपको मेरी याद आने में पूरे 2.5 साल लग गए। इतनी याद आती है आपको मेरी? नक्श का टॉन्ट सुनकर वो आदमी पूरी तरह से चौंक गया।
लेकिन अपने होश संभालते हुए उसने फिर से बोलना शुरू किया। इन 2.5 सालों के हर दिन, हर रात मैंने तुझे याद करते करते ही काटे हैं। मैंने कैसे अपने आप को संभाला है मैं ही जानता हूँ। शायद मैं यही डिजर्व भी करता हूँ। जो कुछ भी मैंने किया या अपने आंखों के सामने होने दिया, उसी का नतीजा है ये सब। तेरी तस्वीर को रोज देखकर बस रोता रहता हूँ और खुद को कोसता हूँ कि कैसे मैंने अपने सामने यह अन्याय होने दिया। नक्श को यशवर्धन की बात सुनकर रत्ती भर भी भरोसा नहीं हुआ। उसने कुछ देर ठंडे दिमाग से सोचने के बाद जवाब दिया।